हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रंजना पांडे और ये है मेरा हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8। इससे पहले 7 लेक्चर आप मेरे देख सकते हो यूट्यूब पर। लर्निंग इंस्टीट्यूट जब आप वो करोगे, सर्च करोगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे क्रम वाइज। ये एनसीईआरटी बेस्ड हैं सारे लेक्चर्स, तो जिसको भी एनसीईआरटी बेस्ड अपनी तैयारी करनी है सीटेट की या अदर एग्ज़ाम की, तो वो आप इसको फॉलो कर सकते हो। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसका टॉपिक है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इससे पहले हम जो लास्ट हमारे लेक्चर्स थे उनमें बाकी चीज़ें हम लोहे का विकास कब हुआ था, अग्नि का कब हुआ था, किस पासा किसमें किया था, लोगों ने ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो सिविक्स की क्लासेस हैं वो भी कंटिन्यू चल रही हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 6। और जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीट क्लास 6 की हो चुकी है। और इसके बाद क्लास 7 की मैं स्टार्ट करूँगी। हिस्ट्री की एक मेरी क्लास टॉप 25 क्वेश्चंस की आ चुकी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले लोहे और औजार की खेती। ये हम लोहे के औजार और खेती, इनके बारे में हम लास्ट चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि लोहे के औजार कब बने, पहले किसके थे, पत्थर के औजार थे, सबसे पहले किसकी खेती स्टार्ट की थी, ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आगे जो इस चैप्टर्स के लिए जो इम्पोर्टेंस है वो हम आगे पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। गांव, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, समृद्ध गांव और खुशहाल एवं समृद्ध नगर एवं गांव। गांव में कौन रहते थे? उस महाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से में अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा हुआ है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही हम पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इस उपमहाद्वीप में, तो सबसे पहले उपमहाद्वीप के अंदर सिर्फ हमारा भारत नहीं आता था, जो हम आज स्टडी कर रहे हैं हिस्ट्री की, जिसमें हमारा पहले का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये पूरा क्या था, एक उपमहाद्वीप था। और उसको डिवाइड करते थे हम दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में। तो जो उत्तरी हिस्सा था उसमें अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। अब वो 3 तरह के लोग, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है बिल्कुल कि बेलल्ला कौन थे। तो तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बेलल्ला, यानी कि जिनके पास बहुत बड़ी भूमि होती थी, उनको क्या बोला जाता था तमिल में, बेलल्ला। बेलल्ला के नाम से ही क्वेश्चन पूछा गया है कि बेलल्ला शब्द किसके लिए यूज हुआ है। तो तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी, यह सिर्फ दे देगा कि भूस्वामी, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। साधारण हलवाओं को उर्वार, साधारण जिनके पास कम भूमि होती थी उनसे कम। उसके बाद और भूमिहीन मजदूर दास या कड़ेशियार और आदिमई कहलाते थे। वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों ही चीज़ें यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से दोबारा से देखिए कि बेलल्ला कौन थे, जो बड़े भूस्वामी थे। उसके बाद दूसरा वर्ड आपका आया है ये उडवार। उडवार कौन थे, जो साधारण हलवाए, यानी जिनके पास भूमि इनसे कम थी, बड़े भूस्वामियों से। और जिनके पास बिल्कुल भी भूमि नहीं थी, भूमिहीन मजदूर जो थे, उनको बोलते थे दास, कड़ेशियार या अतिमई। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आगे देखिए, देश के उत्तरी हिस्से में, ये कौन से हिस्से में थे, दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों में। और सिर्फ देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान ग्राम भोजक, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्राम भोजक कौन था। तो गांव का प्रधान था, पूछ लिया। ग्राम भोजन की निम्नलिखित में विशेषता नहीं है, सीटेट में नहीं करके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो ग्राम भोजक मतलब पूछा जाएगा कौन नहीं है। तो पहले इसकी विशेषता हम देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। ये गाँव का प्रधान होता है, एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते हैं। जैसे होता है ना कि वंशवादी जो परंपरा होती है वो थी, यानी कि यह पद अनुवांशिक, यानी वंशवादी वही होगा, अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। अब सबसे बड़ा भूस्वामी, अभी हमने इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया था, बेलल्ला। कौन सा, बेलल्ला, भूस्वामी जो सबसे बड़ा होता था। साथ ही इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। और दास मजदूर क्यों काम करते थे, क्योंकि इनके पास कोई भी जमीन नहीं होती थी, ये भूमिहीन होते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं के सौंप देते थे। राजा भी क्या करते थे, इन्हीं को कर वसूलने का कार्य देते थे। किसको, ग्राम भोजक को। किसको देते थे, ग्राम भोजक को। तो ग्राम भोजक कौन थे, ग्राम का प्रधान होता था, पद आनुवंशिक होता था। और ज़्यादा तरह से ये लोग कौन होते थे, जिनके पास बहुत बड़ी भूमि का भाग होता था। एक और पॉइंट इसके लिए कि जो राजा होता था वो भी इनको क्या काम दे देता था,
कर वसूलने का। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। कितनी सारी विशेषताएं इनके बारे में हो गई। ये विशेषताओं में से एक कोई ऐसी विशेषता दे दी जाएगी जो इनके बारे में नहीं है और पूछ लिया जाएगा। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे। यानी एक तो ग्राम भोजक हो गए, ये भी ग्राम भोजक किस श्रेणी के थे ये भी बात समझना है। ग्राम भोजक कौन होते थे? आपके कृषक होते थे जिन्हें, अब जो स्वतंत्र कृषक थे, अभी तो हमने 3 तरह के कृषक के बारे में पढ़ा। बेलल्ला जिनके पास बहुत बड़ी भूस्वामी थी, जो ग्राम भोजक होता था। दूसरा हमने पढ़ा अड़ैयार जो जिनके पास थोड़ी भूमि होती थी। और तीसरे दास है कैडियार मजदूर। और ये जो स्वतंत्र कृषक थे इन्हें क्या बोलते थे? गृहपति। स्वतंत्र कृषक, गृहपति किसके लिए बढ़ाया है? स्वतंत्र कृषक के लिए। इनमें से ज़्यादा छोटे किसान ही होते थे। यानी जो स्वतंत्र कृषक होते थे वो छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास और कर्मकार आते थे। वही बात वापस रिपीट हो रही है कि दास और कर्मकार वर्ड किसके लिए आ रहा है? जिनके पास अपनी भूमि ना होती थी और वो दूसरों की भूमि में काम करते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करने और अपनी आजीविका चलानी पड़ा। कंस गाँवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार, यानी जो शिल्पकार के लिए, शिल्पकार किस किस के लिए बोला गया है? कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, ये तीनों क्या है? लोहार। ये सारे कौन है? शिल्पकार। इनको कंबाइंड क्या बोले हम? शिल्पकार। आगे देखिए, नगर क्या कहती हैं? कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकला। और ये मतलब कि कहानियों के द्वारा जो आज भी हम देखते हैं कि बहुत जगह जगह पर बौद्ध वो हैं, बौद्ध संकलन हैं या गुफाएं हैं, उनमें चित्रों का, जैसे अजंता की, एलोरा की जो आपकी गुफाएं हैं, उनमें हमें क्या है? कहानी का मैसेज मिलता है कि ये पहले क्या हुआ था। आगे जो है ये यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, तो कि ये किस तरह से, ये इसमें से कुछ भी यहाँ से कुछ भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। यहाँ से देखिए, प्राचीन नगरों के जीवन में बारे में हमें बहुत कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो प्राचीन हिस्ट्री है उसके बारे में हम कहाँ से जानते हैं? बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे अभिलेख हैं हमारे, या फिर हमें जो कोई पुरानी चीज़ें हैं, कहानियाँ, जाता कहानियाँ, ये सारी हमें क्या है? प्राचीन हिस्ट्री के बारे में बताती हैं। शहरों, गाँवों में फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से, जैसे आपने देखा होगा कि किसी पर, जैसे मैंने बताया था अजंता और एलोरा की जो गुफाएं, केव्स हैं, उन पे भी बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ कोरी गई हैं कि जिससे हमें एक मैसेज देती हैं, कहानियाँ पता चलती हैं। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खम्भों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहाँ लोग आते थे और जिससे उनको क्या करते थे? देखते थे और एक मैसेज मिलता था। सांची की मूर्तिकला, यह मध्य प्रदेश की स्थित सांची के स्तूप, सांची के स्तूप बहुत फेमस है कि मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है और इसके बारे में आप अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इनकी दीवारें देखो, ये हम किस में पढ़ेंगे? तो इसको अभी यहीं छोड़ते हैं, 11 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इससे भी आगे पढ़ेंगे। ये यहाँ से बलयकूप, ये वर्ड बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाता है। बलयकूप क्या थे? तो बलयकूप क्या थे उस समय? तुम ऊपर देख रहे हो अनेक शहरों में बलयकूप मिलते थे। ये बलयकूप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बलयकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। किस किस के लिए? गुसलखाने यानी बाथरूम जिसको बोलते हैं, वॉशरूम, नाली या कूड़ेदान के लिए। ये बलयकूप लोगों के घरों में होते थे। बलयकूप क्या थे? ये इस तरह से बने हुए, दिल्ली में मिला बलयकूप। ये बलयकूप की पिक्चर है। पिक्चर देखने से क्या है कि माइंड में आपके सेट हो जाता है। एक बार किसी भी चीज़ की पिक्चर्स आप देख लीजिए। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। ये पहले के नगरों की बात हो रही है। हमें क्या क्या मिला है? समतल लकड़ी, मिट्टी व कच्ची मिट्टी छप्पर से बने कारण ज़्यादा समय तक टिक ना पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर रहे हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ नाविकों तथा यात्रियों के विवरण द्वारा पता चलता है कि ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में लिखा है। मैं भरूच को ढूंढो, ये यानी कि वो दिया है भरूच, एक जगह है, यूनानी नाम। किसका? भरूच का यूनानी है। बोरीगजा की कहानी है, यानी कि यहाँ से बोरीगजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि जो भरूच है यानी कि जो बोरीगजा है आपका राजा के द्वारा नियुक्त, यानी कि वहाँ पर जो इस तरह से उसकी लोकेशन है कि उस जगह पर ले जाना, माल को पहुँचाना बहुत ही लोगों के लिए, नाविकों के लिए बहुत ही मुश्किल होता था। और वो क्या क्या ले जाते थे? बोरीगजा में शराब, तांबा, टीन,
ये कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जगह निम्नलिखित में से कौन सी चीजें कहाँ से आयात होती थी। तो जैसे आपका बोरी गजा से क्या क्या होता था, शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंग, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के का आयात होता था। कहाँ से? वेरी गाजा। और वेरी गाजा की जगह पर अगर भरूच भी दे दे तो भी सेम होगा। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी, गोमूत्र, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। आयात क्या किस किस का होता था और निर्यात किस किस का होता था, ये दोनों इम्पोर्टेंट्स हैं आपके लिए। आगे देखिए, आहत सिक्के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आहत किस सिक्के क्या थे? आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार गोल होते थे, या ये धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलकाओं से बनाए जाते थे। आहत सिक्के के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते हैं। आप देख सकते हो कुछ भी नहीं लिखा है कि ये कितने का है, लेकिन क्या है, सिर्फ ठप्पे बने हुए हैं। ये देखिए आकृति के ठप्पे बने हुए हैं, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। आहत यानी कि किसी को क्या कर देना, जो प्लेन एक टीन है या कुछ भी है तो उसको क्या कर देना, आहत कर देना। और ये किसके बने होते थे? क्वेश्चन पूछा जाता कौन सी धातु के होते थे। तो यहाँ पर जो दिया गया है इसमें आपकी धातु दिया गया है चांदी। किसका? चांदी। आगे देखिए, पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से सबसे पुराने सिक्के थे। तो सबसे पुराने सिक्के कौन से थे? आहत, यानी प्राचीन सबसे अगर कोई मुद्रा चली तो वो क्या थे? आहत सिक्के, जो करीब 500 साल चले। कब तक चले? चांदी या तांबे, जैसे मैंने अभी बताया चांदी के होते थे। तो अगर दोनों पूछे दे दिए जाए ऑप्शन में तब दोनों कर देना, अगर नहीं तो ये चांदी या तांबे में से कोई एक चीज़ आएगी तो उसको टिक करना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके बने होते थे, क्या उन पे अंकित रहता था, इस तरह से पूछा जा सकता है। विनिमय के क्या क्या साधन थे अलग, और इसके अलावा नमक के लिए लंबे रास्ते, चांदी, सफ़ेद, ये आगे दिया गया है। इसमें एक संगम साहित्य एक छोटी सी कविता है, उसमें ये चीज़ दी गई है कि विनिमय में पहले हमने और भी चीज़ें देखी थी कि जरूर जिनके पास मुद्रा नहीं होती थी तो वस्तु विनिमय होता था। जैसे जिसके पास जो वस्तु एक्स्ट्रा है वो उसको दे देता था, और जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी ले लेता था। नगर अनेक, अभी तक हमने पढ़ा गांव के बारे में, अब हम पढ़ेंगे नगर। अनेक गतिविधियों के केंद्र, जैसे गांव में उतनी गतिविधियां नहीं होती थी जितनी कहाँ होती थी, नगर में होती थी। यह 250 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? उदाहरण के लिए मथुरा, यानी एक नगर को लिया गया है, मथुरा नगर को। मथुरा कहाँ है? आपके यूपी में। यह 250 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात, पूछा मथुरा के बारे में भी पूछा गया है सीटेट में। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के आपको ये चीज़ आप देखना पूरी हिस्ट्री में कि जो उस समय हमारे प्राचीन काल में वही नगर ज़्यादा विकसित हो जाते थे जहाँ से कई रास्ते जाते थे, चाहे वो जल मार्ग हों चाहे स्थल मार्ग हों, लेकिन जहाँ से कई रास्ते जाते थे तो वो ज़्यादा विकसित हो जाते थे। इसका कारण ये था कि लोगों को आवागमन या यातायात सिंपल हो जाता था। तो ऐसे ही आपका ये मथुरा था, इसमें भी क्या थे? 2 रास्ते थे, और शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। अनेक मंदिर थे, मंदिर आज भी मथुरा में बहुत हैं। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर से आने वालों के लिए भोजन जुटाते थे, यानी जो लोग थे उनको क्या एक भोजन जुटाने का एक रोजगार मिल जाता था। जैसे आज भी अगर आप मथुरा में जाओगे तो देखोगे वहाँ के लोग को रोजगार की कमी नहीं है, क्योंकि जब लोग बाहर से आते हैं पर्यटन लोग, तो वहाँ के लोगों के लिए रोजगार के कई अवसर पैदा हो जाते हैं। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था। यही क्वेश्चन बिल्कुल आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मथुरा क्या था। तो मथुरा क्या था? एक मूर्तियां बनाने का केंद्र था, बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। मथुरा कुषाणों ने क्या बनाया था? इसको राजधानी बनाया था। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और धार्मिक केंद्र रहा है और मूर्तियां बनाने का केंद्र है। आगे बढ़ते हैं। मथुरा प्रस्तर, ये मथुरा के बारे में अगर विशेषताओं में पूछा जाता है तो बस इतना आप याद रखना कि धार्मिक केंद्र का, मूर्तियों का केंद्र है मथुरा, और ये कहाँ पर है, और इसके यहाँ से यातायात सिंपल था क्योंकि इससे आवागमन के कई रास्ते थे। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख है, यानी यहाँ पर अभिलेख भी मिले हैं जो स्त्रीतः पुरुषों द्वारा मठों मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, यानी पहले के जो राजा थे वो क्या करते थे कि अपने बारे में जो प्रशस्ति इनको बोलती हैं वो लिखवा देते थे मंदिरों पर
और मथुरा में बहुत सारे मंदिर हैं, तो आज भी आप देखो कुछ मंदिरों पर जैसे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो कि किसने बनवाया। आज भी बहुत सारे मंदिरों में ये चीज़ें आप देख सकते हो। आगे देखते हैं, मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, ये सारे कौन थे? शिल्पकार थे। बुनकरों, टोकरी बनाने वाले, माला बनाने वाले, इत्र। शिल्पकार किसको कहते हैं? यानी कि जो कोई ऐसा काम करती है अपना मतलब जैसे आजकल हम बोलते हैं ना कि अपना आत्मनिर्भर बनो, तो वो काम करने वाले ये सारे कौन थे? शिल्पकार थे। आगे देखो इनके बारे में और दिया गया है। शिल्प तथा शिल्पकार, पुरास्थलों से शिल्प के नमूने मिलते हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिलते हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिलते हैं, उत्तरी काले चमकीले पात्र। इसके बारे में आगे और भी दिया गया है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन बना है। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। किसके? कपड़े के। इम्पोर्टेंट है कि कपड़ों के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट था, निम्नलिखित में से वाराणसी और मदुरई। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, श्रेणी पूछा गया है, श्रेणी किसे कहते थे? तो श्रेणी जो शिल्पकार और व्यापारियों के अपने संघ बन जाते थे। इसको मैं समझा देती हूँ यहाँ से पूरा कि श्रेणी क्या था कि जब लोग अपने अपने संघ बना लेते थे, कि शिल्पकार हैं उन्होंने एक अपना संघ बना लिया, या व्यापारी लोग थे उन्होंने अपना एक संघ बना लिया, और वो लोग क्या करते थे कि अपने आप को एक श्रेणी का नाम देते थे कि एक श्रेणी बन गई। और वो लोग जो लोग होते थे, अपने निम्न लोग होते थे, उनको पैसा देते थे काम करने के लिए ब्याज पर, जो आजकल हम बैंकों से लोन लेते हैं। यानी ये श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थी। यानी एक तरह से हम क्या बोलेंगे कि जैसे आजकल जो बैंक काम कर रहे हैं, तो उस समय तो कोई बैंक थे नहीं, तो उस समय यही लोग एक तरह से बैंक का काम करते थे कि लोग अपना एक्स्ट्रा पैसा यहाँ जमा कर सकते थे, और जिनको ज़रूरत थी वो पैसे ले सकते थे, जो आज बैंक काम कर रहे हैं। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, या इससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा, यानी निवेश हम किस लिए करते हैं? आज भी करते हैं लाभ के लिए, ऐसे ही वो भी लोग कभी करते थे। आगे बढ़ते हैं, सूत काटने, ये उसके नियम दिए गए हैं, कोई ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं है। अर्कामेडू के बारे में दिया गया है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अर्कामेडू एक पत्तन था। पत्तन का मतलब क्या होता है? पोर्ट, बंदरगाह जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पोर्ट। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे, यानी कि जहाँ पर जहाज़ से सामान ला के उतारती हैं, जिसको बंदरगाह बोल सकते हैं, पोर्ट बोल सकते हैं। आज भी जैसे जो हमारे समुद्री किनारे के जितने भी स्टेट हैं, जैसे आपका केरल है, केरल और ये सारे जितने भी हैं, तो वहाँ पर गोवा है, आपका मुंबई है महाराष्ट्र में, तो ये सारे क्या हैं आपके, यहाँ पर भी पत्तन है, आज भी पोर्ट है। जहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा क्या है ये पूछा गया है। एम्फोरा एक पात्र है जिसमें शराब या तेल जैसे पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें से दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले। इन्हें इटली के शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता था। इसे मोहर लगे सांचे तथा गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। किसको? एरेटाइन को। और एरेटाइन नाम क्यों दिया गया कि इटली के शहर के नाम पर इसको एरेटाइन दिया गया। एम्फोरा क्या है आपका? शराब या तेल जैसे पदार्थ मतलब लिक्विड रखने के लिए यूज करने वाला एक पात्र है। ऐसे बर्तन भी मिले जिनका डिजाइन रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए गए, यानी डिजाइन रोम का था। यहाँ रोमन लैम्प, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। ये सारी कहाँ की बात हो रही है? अर्कामेडू के पत्तन की, कि अर्कामेडू के पत्तन पर पोर्ट पर क्या क्या सामान मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः है। अब ये पत्तन पे ही क्यों मिले हैं सारे सामान? इससे ये पता चलता है कि यानी कि जो अर्कामेडू का पत्तन था वहाँ पर आयात और निर्यात होता था। यानी कि कुछ सामान क्या होता है, जहाँ पर आज भी जैसे गोदामों में क्या होगा, हम कहीं से बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो सामान गोदामों में क्या रहेगा, जैसे कोई डिफेक्टिव पीस आ गया तो वहीं पड़ा रहेगा। उसी तरह से यहाँ पर ये चीज़ें मिली हुई हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र होंगे, यानी कुंड भी मिले हैं। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। अभिलेखों के मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी लिपि अभिलेख भी कहा जाता है। ये आगे देखिए, अन्यत्र में आपका दिया गया है, रोम के बारे में दिया गया है। ये यहाँ से ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ये महत्वपूर्ण आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं कि लोहे की शुरुआत कभी हुई, लगभग 3000 साल पहले। प्रयोग में बढ़ोतरी,
आहत सिक्के कब चले? 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना पूछा गया है। 2300 साल पहले। अर्कामेडू का पतन कब हुआ था? 2200 तथा 1900 साल पहले। यहाँ पे चलिए कुछ वो दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हैं इनको। वलयकूप का उपयोग किसके लिए होता था? जल निकास के लिए किया जाता था। आहत सिक्के, अभी देखो बताया गया था आहत सिक्के किसके थे? अभी मैंने बताया था कि 2 धातु का प्रयोग हुआ था, कौन सी थी? चांदी और तांबा। तो इसमें तांबा है नहीं तो हम किसको टिक करेंगे? चांदी को। आगे देखिए मथुरा, मथुरा क्या था? एक महत्वपूर्ण गांव, पत्तन, धार्मिक केंद्र पूछा गया है। देखो मैंने बताया भी था, इंपोर्टेंट सा धार्मिक केंद्र। श्रेणी, श्रेणी क्या थी? शासकों की थी, कृषकों की, शिल्पकारों की। तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आपको ये मेरा कैसा लगा क्लास? लाइक करिए मेरी क्लास को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जो भी आपके सजेशंस हो मेरे लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। थैंक यू।